कोविड-19 की वास्तविक वित्तीय तस्वीर कुछ ऐसी है जिसे भारत सरकार स्वीकार नहीं करेगी, क्योंकि इसे स्वीकार या सहन करना एक महान कार्य होगा। यह बताता है कि केंद्रीय बैंक ने कॉरपोरेट और व्यक्तिगत ऋणों के एक बार के पुनर्गठन की अनुमति दी है, जो कि देश के लॉकडाउन में जाने के बाद से तनाव में है। कोविड-19 के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था में मौजूद गहरे वित्तीय संकट को देखते हुए कॉरपोरेट और व्यक्तिगत ऋणों के एकमुश्त पुनर्गठन की अनुमति देने के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के फैसले में नीति निर्माताओं के बीच असमंजस की भावना है। मार्च से लगाए गए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन ने अब अधिक स्थानीयकरण के रास्ते खोल दिए हैं, लेकिन भारत अमेरिका और ब्राजील के बाद 20 लाख कोविड संक्रमण के स्तर को पार करने वाला तीसरा देश बन चुका है। ऐसा भी नहीं कि देश में महामारी आने से पहले अर्थव्यवस्था तेजी से चल रही थी। उपभोक्ताओं के भारी ऋण के तहत कंपनीज को लगातार नुकसान झेलना पड़ रहा था। संसाधनों की कमी के कारण भी सार्वजनिक गतिविधियां बाधित हुई थी। अभी तक इस धीमी गति वाली अर्थव्यवस्था को पीछे छोड़ने के लिए भारत को कम से कम महामारी में खोई हुई पूंजी फिर से उत्पन्न करनी होगी। भारत में उद्योगों में संपत्ति अर्जित करने की क्षमता क्षीण हो चुकी है। पैसे की कमी बड़ी है और इसे भर पाना एक चुनौती होगी। इसके अलावा सरकार निजी नुकसान के बड़े पैमाने पर समाजीकरण की स्थिति में नहीं है। बहुत कम भारतीय व्यापारिक समूह के पास डिस्पोजेबल फंड है, और जो ऐसा करते हैं वे अभी के लिए इसे संरक्षित करेंगे। वैश्विक विशेषज्ञ व्यथित संपत्ति में गहराई से देखने के लिए तैयार हो सकते हैं, लेकिन भारत की दिवालियापन अदालत 1 साल तक नए मामलों के लिए बंद है। दिवालिया होने के दबाव के बिना केवल संपत्ति और बुनियादी ढांचा कंपनियां निजी इक्विटी और पेंशन फंड को बेचना चाह सकती हैं। ये कंपनीज पूर्व महामारी के दौर में भी वित्तीय तनाव में थी। कई छोटे पैमाने पर कर्ज लेने वाले इस समय लोन सर्विसिंग पर केंद्रीय बैंक के फ्रीज चौराहे पर हैं। वे अगले साल मार्च तक लागू होने वाले एकमुश्त ऋण पुनर्गठन के साथ अपनी दुविधा को समाप्त करने के मौके का स्वागत करेंगे। ऋणदाता, जो कि अपने अग्रिमों के लिए भी लेखांकन नहीं करते हैं, अब ऋण इक्विटी स्वैप और पुनर्भुगतान अवधि के 2 साल के विस्तार जैसे उपकरणों का उपयोग करेंगे, ताकि ऋण हानि के प्रावधानों से बचा जा सके। इस तरह घाटे को अवशोषित करने के लिए बैंकों को कुछ लाभ होंगे, चाहे ऋण राहत सफल हो या विफल। एक बात निश्चित है कि अगले मार्च तक भारत की $1.4 ट्रिलियन क्रेडिट मशीन ठप हो जाएगी, क्योंकि पुनर्गठन बैंक की कार्यव्यवस्था को कमजोर कर देता है और नए क्रेडिट निर्माण की गुंजाइश कम हो जाती है। शैडो बैंक्स सबसे अधिक नुकसान में होंगे। वे अपने उधारकर्ताओं के ऋणों का पुनर्गठन करेंगे, लेकिन बैंकों के लिए उनकी अपनी देनदारी का एक भी इलाज नहीं होगा। केवल कुछ साल पहले गैर बैंकिंग फाइनेंसर्स अर्थव्यवस्था की नई क्रेडिट मांग के 30% को पूरा कर रहे थे, लेकिन कुछ चीजों के गलत हो जाने के बाद अधिकारी यह पसंद करते हैं कि लोन बैंकों द्वारा जमा राशि के द्वारा ही किया जाए। हम निश्चित रूप से नॉन बैंक फाइनेंसर से अगले अधिग्रहण लक्ष्य की उम्मीद कर सकते हैं। कुछ अमेरिकी फर्म्स ऐसा करने के लिए तैयार भी हो सकती हैं, अगर उन्हें अच्छी कीमत मिले। यह निश्चित रूप से भारतीय वित्तीय प्रणाली में पारदर्शिता ला सकता है। वर्तमान महामारी से उत्पन्न वित्तीय निर्वात ने देश के सामने आने वाले संकट को बढ़ा दिया है, जबकि धन की मांग पूरे क्षेत्रों में उच्च बनी रहेगी। ऋण पुनर्गठन पर घोषणा से अनुमानित परिसंपत्तियों को अल्पकालिक राहत मिलने की उम्मीद है।